ईरान जो हमले कर रहा है उसकी वजह से इजराइल को भारी तबाही भी झेलनी पड़ रही है। अब कहां पर वो तबाही हुई है और उसकी वजह से क्या कुछ बिखरा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इजराइल में भारी तबाही आ रही है। मलबे में लोग अपना सामान खोजते हुए दिख रहे हैं। डिमोना के करीब बिल्डिंग में सामान खोजते हुए लोग दिखाए गए हैं। डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी पर 22 मार्च को हमला किया गया था, जिसके बाद वहां पर सब कुछ बिखर गया है। जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। डिमोना के पास जो हमला किया गया था वहां पर बहुत सारी रिहायशी बिल्डिंग थी। इन बिल्डिंग्स में लोग पहुंचे हुए हैं जो कि सामान खोजते हुए नजर आ रहे हैं। अपना जो जरूरत का सामान है, जो इंपॉर्टेंट सामान है, महत्वपूर्ण सामान है, उसे वो खोजते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये एक घर के अंदर की है, एक फ्लैट के अंदर की है, जहां पर लोग अपना सामान खोजते हुए दिख रहे हैं। इन लोगों को ये नहीं पता था कि यहाँ पर भी हमला हो जाएगा, क्योंकि हमले तो कहीं पर भी हो सकते हैं युद्ध के दौरान। और अब जब हमला हुआ है तो इनका जो जरूरी सामान, जरूरी पेपर्स छूट गए थे, वो इसे वापस लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये पूरी रिहायशी बिल्डिंग है, आप ऊपर से नीचे तक नजर डालेंगे। ये रिहायशी बिल्डिंग है जहां पर ये हमला हुआ था, जिसकी वजह से लोग अपनी जान बचा करके उस वक्त तो भाग गए, लेकिन अब जैसे ही वो वापस आए हैं, सबसे पहले अपना सामान यहाँ पर एकत्रित करते हुए नजर आ रहे हैं कि शायद इस मलबे में उनका कोई जरूरी सामान उन्हें मिल जाए, जिसकी वो खोजबीन कर रहे हैं। यहाँ अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यही दृश्य बना हुआ है कि यहाँ पर भी सामान फैला हुआ है, मलबा फैला हुआ है। हर फ्लैट का हाल यही हो गया है। लेकिन अब जब लोगों को ये सूचना मिली कि हमले की आग को बुझा लिया गया है, काबू कर लिया गया है, तो वहां पर पहुंच करके वो अपना सामान उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ईरान पर जो हमले हो रहे हैं उसे लेकर के एक और बयान आया है। यूएस के रक्षा मंत्री की तरफ से बयान जारी किया गया है। ईरान पर हमलों को लेकर के यूएस के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ईरान को अभूतपूर्व हार मिली है, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। इसके साथ ही ईरान की जो जैसी हार अब तक किसी को नहीं मिली है, ये भी उनकी तरफ से कह दिया गया है कि जैसी हार इस बार मिली है वैसी हार उन्हें कभी नहीं मिली है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। हेक्सेत को ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ये वही व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले ये कहा था, लेट्स डू इट, करते हैं, हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। और उसके बाद ये हमला किया गया है, यानी पूरा श्रेय वो इनको देते हुए नजर आते हैं। अब जरा देखिए कि इनका हाल इसके बाद क्या होगा। ये है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनका कहना है कि पीट हेग्सेथ वो पहले शख्स थे जिन्होंने मिडिल ईस्ट में कदम बढ़ाने की सलाह दी थी। या इसे दूसरे शब्दों में कहें तो पीट हेग्सेथ के ही कहने पर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान ईरान से युद्ध के बीच रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ की अहमियत को बताता है। यह मान सकते हैं कि जंग में आज जो अमेरिका फंस गया है उसके लिए काफी हद तक पीट हेग्सेथ ही जिम्मेदार है। हालांकि अमेरिका में यह पहली बार नहीं हो रहा है जब जंग में फंसने पर रक्षा मंत्री और रक्षा सचिव को ही जिम्मेदार ठहराया जाता हो और उसकी कुर्सी चली जाती हो। ऐसा तक कई बार हो चुका है। इतिहास में डोनाल्ड रम्सफेल्ड से लेकर मार्क एस्पर तक कई नेताओं को पद छोड़ना पड़ा और अब ट्रंप सरकार में पीट हेग्सेथ पर भी ईरान युद्ध को लेकर दबाव बढ़ रहा है। रॉबर्ट मैकनामरा को वियतनाम युद्ध का मुख्य योजनाकार माना जाता था। उन्होंने इस युद्ध में अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़ाई थी, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा और विनाशकारी होता गया, मैकनामरा का राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन से मोह भंग हो गया और 1968 में उन्हें पद छोड़ना पड़ा। कुछ ऐसा इराक युद्ध के दौरान डोनाल्ड रम्सफेल्ड के साथ हुआ। युद्ध लंबा खिंचने और इराक में बढ़ती हिंसा के कारण उनकी आलोचना हुई और आखिरकार 2006 के मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी को भारी नुकसान हुआ और इसकी गाज तत्कालीन रक्षा मंत्री पर गिरी। कुछ ऐसा ही हाल चल हेगल, जेम्स मैटिस और मार्क एस्पर के साथ भी हुआ और अब रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने अंतिम फैसला लेने से पहले कई करीबी अधिकारियों से बात की। इसमें पीट हेग्सेथ और ज्वाइंट चीफ्स के चेयरमैन जनरल डेन केन शामिल थे। ईरान हॉर्मुज पर शिकंजा कसकर दुनिया को मजबूर कर रहा है। अमेरिका को मजबूरन एक बार फिर बातचीत की टेबल पर लौटना पड़ रहा है। ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ट्रंप युद्ध में नाकामी का ठीकरा पीट हेग्सेथ पर फोड़ दें और उन्हें कुर्सी से हटा दें। हालांकि अगर कामयाबी मिली तो जीत का सेहरा ट्रंप के सिर ही बंधेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
जब जब युद्ध में नाकामी मिली है तब तब रक्षा मंत्री की कुर्सी खींच ली गई है। अब एक बार फिर से आप जान लीजिए कि रक्षा मंत्री की कुर्सी पर खतरा कब कब मंडराया है। सबसे पहले हम बात करेंगे वियतनाम युद्ध की मुख्य योजनाकार, जिनका नाम रॉबर्ट मैकनामारा है। उनकी कुर्सी खींच ली गई थी। ये युद्ध लंबा चला था और अमेरिका को इसमें सिर्फ और सिर्फ हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके बाद रॉबर्ट मैकनामारा युद्ध में अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई थी, लेकिन इस युद्ध में कोई खास सफलता नहीं मिली। वियतनाम युद्ध लंबा खिंचने के बाद 1968 में इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था। इसके साथ कुछ और इतिहास के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन अगर इनके बारे में हम और बात करें तो तत्कालीन सरकार ने औपचारिक रूप से इसे ट्रांसफर करार दे दिया था 1968 में। उसके बाद नाम आता है डोनाल्ड रम्सफेल्ड का। इराक युद्ध के दौरान डोनाल्ड रम्सफेल्ड सबसे ताकतवर चेहरा थे। रक्षा मंत्री की कुर्सी पर वो उस वक्त बैठा करते थे। युद्ध लंबा खिंचने और बढ़ती हिंसा के कारण उनकी आलोचनाएं शुरू हो गई थी। उनके देश के अंदर ही उन्हें आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। 2006 के मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी को इसकी वजह से भारी नुकसान हुआ था और यही मिड टर्म इलेक्शन अभी नवंबर 2026 में होने वाले हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ट्रंप को भारी नुकसान होगा। तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने रम्सफेल्ड का इस्तीफा मांग लिया था। उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था। यह इराक युद्ध के बाद हुआ था। इसके बाद आता है नाम चक हेगल का। ओबामा सरकार के दौरान आईएसआईएस क्राइसिस को लेकर के विवाद गरमाया था। उस दौरान यही बैठते थे उस कुर्सी पर। राजनीति को लेकर के चक हेगल और व्हाइट हाउस के बीच में मतभेद की खबर सामने आ गई थी कि ओबामा सरकार के साथ उनके अच्छे टर्म्स नहीं है। मिडिल ईस्ट की नीति और सीरिया में दखलंदाजी को लेकर के दोनों ही नेताओं के बीच में असहमति बढ़ गई थी। चक हेगल के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ओबामा ने चक हेगल से इसके बाद इस्तीफा मांग लिया था। चक हेगल को भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद एक नाम और है जेम्स मैटिस का। मैटिस ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम किया है। सीरिया से अचानक सैनिकों की वापसी के फैसले से मैटिस काफी नाराज हो गए थे। अभी हाल फिलहाल में ही सीरिया से अमेरिका के जो सैनिक है उन्हें हटाया गया था, उनको कम किया गया था, जिसकी वजह से जेम्स मैटिस नाराज थे और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। मैटिस ने कहा था कि सहयोगियों को बीच युद्ध में छोड़ दिया गया है। उनका जबकि मानना था कि सीरिया में ये डिप्लॉयमेंट बना रहना चाहिए। ट्रंप की पॉलिसी से मतभेद की वजह से मैटिस ने इस्तीफा दे दिया था। ये हाल फिलहाल में ये इस्तीफा हुआ है। हालांकि ट्रंप के कार्यकाल के दौरान रक्षा मंत्री रहे मार्क एस्पर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मार्क एस्पर ने भी इस्तीफा दिया। सीधे तौर पर किसी एक युद्ध में हार के कारण नहीं हटे हैं हालांकि ये, लेकिन मार्क एस्पर ने सैन्य अभियानों और घरेलू प्रदर्शनों में सेना के इस्तेमाल पर मतभेद भरी खबरों को लेकर जो सामने आई थी उसके बाद इस्तीफा दिया था। ट्रंप के साथ मतभेद होने की वजह से साल 2020 में इन्हें पद से हटा दिया गया। तो मार्क एस्पर भी हटा दिए गए। हर वो रक्षा मंत्री जो कि उस कुर्सी पर बैठा जिसकी वजह से या तो अमेरिका युद्ध हार गया या जिसकी वजह से उसकी सरकार की नहीं बनी, उससे सरकार की नहीं बनी, उसे कुर्सी से खिसकना पड़ा। पीट हेग्सेट की बहुत पीठ थपथपा ली गई अमेरिका की तरफ से। अब कुर्सी से उन्हें भी नीचे लाया जाएगा। अब एक और खबर आ रही कि ईरान का तेल अवीव पर मिसाइल अटैक देखने को मिला है। तेल अवीव को एक बार फिर से ईरान ने हमला करके निशाना बना लिया है। तेल अवीव को वो सबसे ज्यादा निशाने पर ले रहा है। धमाके हुए। मिसाइल को रोकने में आयरन डोम पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ है। ये तेल अवीव के आसमान में उड़ती हुई मिसाइल से, और हर दिन यही यहाँ पर तस्वीर उभर करके सामने आती है कि ईरान की तरफ से मिसाइल्स भेजी गई है तेल अवीव में, हाइफा में, और उसके बाद उन्हें निशाना बनाने के लिए, यानी इन्हें टारगेट करने के लिए आयरन डोम से भी मिसाइल भेजी जाती है, लेकिन कई बार वो अपना निशाना चूक जाते हैं और इस बार भी आयरन डोम ने चकमा दिया है। आयरन डोम को चकमा देते हुए ये मिसाइल बिल्कुल टारगेट पर गिरी है, जिसकी वजह से तेल अवीव को नुकसान हुआ है। ये मिसाइल गिरने की तस्वीरें भी सामने आई थी। ये देखिए, ये तेल अवीव में उड़ती हुई जो मिसाइल आप देख रहे हैं, ये युद्ध की बानगी है। क्या हाल कर दिया गया है इजराइल से लेकर के ईरान तक का और मिडिल ईस्ट के तमाम देशों का इस युद्ध की वजह से, कि वहां सिर्फ और सिर्फ आसमान में तारों की जगह अब मिसाइल्स दिखनी शुरू हो गई हैं। ये जो रोशनी आप देख रहे हैं, ये घूमती फिरती मिसाइल्स हैं और ये एक साथ इस कदर इतनी ज्यादा भेजी जाती है संख्या में कि आयरन डोम को ये चकमा दे, आयरन बीम को ये चकमा दे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान तेल अवीव को और इजराइल को झेलना पड़े। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है युद्ध से जुड़ी हुई। इस खबर के अनुसार ईरान का नेगेव इलाके में भी हमला देखने को मिला है। धमाके के बाद इलाके में काफी आग लगी हुई नजर आई है। नेगेव में भी हमला हुआ है। आग से भारी नुकसान की खबर है। अब नेगेव में किस तरीके से हमला हुआ है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। नेगेव में जो हमला किया गया है, जहां पर ये मिसाइल गिरी है, ये बीच चलता हुआ ट्रैफिक देख लीजिए और उसी के बिल्कुल बगल में ये जो मिसाइल गिरी है उसकी वजह से हुआ जो ये नुकसान है उसकी तस्वीर भी देख लीजिए।
ये नेगेव है। धमाके के बाद यहाँ पर आग लगी है, भारी नुकसान हुआ है। ये डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी है, नेगेव इलाके में ही वहां पर ये डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी है। पिछले दिनों 22 मार्च को वहां पर भी हमला किया गया था। अब नेगेव को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। तो क्या डिमोना को एक बार फिर से निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी? डिमोना के आसपास बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाई है। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि वहां पर जो रिहायशी बिल्डिंग थी उन्हें नुकसान पहुंचा है। लोग अपना सामान वहां पर खोजते हुए नजर आते हैं। एक और तस्वीर आ गई है नेगेव की कि नेगेव इलाके में जहां पर डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां पर एक बार फिर से हमला किया गया है, जिसकी वजह से भारी नुकसान हो गया है। अब आइए आपको बताते हैं कि ईरान के दोस्त चीन की करतूत के बारे में। दरअसल चीन से दोस्ती ईरान को बहुत ज्यादा महंगी पड़ी है। खबरें ये कहती है कि पिछले साल जंग के दौरान चीन की ओर से भेजे गए एयर डिफेंस सिस्टम फायर ही नहीं हुए थे, जिसकी वजह से ईरान को नुकसान उठाना पड़ा। और इस बार तो ईरान को अयातुल्ला अली खामनेई को ही खोना पड़ गया है। आखिर चीन से दोस्ती ये कैसे महंगी पड़ी और चीन की वजह से अयातुल्ला अली खामनेई कैसे मारे गए हैं, इस रिपोर्ट में देखें। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान में हमलों की शुरुआत की और पहले झटके में अयातुल्ला अली खामनेई की जान ले ली। शाम तक राष्ट्रपति ट्रंप ने खामनेई की मौत का ऐलान भी कर दिया, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या जो अमेरिका और इसराइल को ईरान के अंदर ही ईरान के सबसे ताकतवर शख्स की सटीक लोकेशन मिल पाई? अमेरिका की CIA और इसराइल की मोसाद ईरान में काफी लंबे समय से एक्टिव है, लेकिन अभी तक दोनों ही एजेंसीज खामनेई की सटीक लोकेशन का पता नहीं लगा पाई थी। लेकिन खबर है कि ईरान के दोस्त चीन के संसाधन ही उसके लिए मुसीबत बन गए। बताया गया है कि इसराइल ने ईरान के ही निगरानी कैमरों को हैक करके अली खामनेई की लोकेशन ट्रैक की, उन्हें निशाना बनाया। तेहरान में कैमरों का इस्तेमाल कर खामनेई की हर गतिविधि पर नजर रखी गई। रिपोर्ट्स की माने तो यह ऑपरेशन पहले से प्लान किया गया था। कैमरों से मिली जानकारी के आधार पर उनके आने जाने के रास्ते, ठिकाने और सुरक्षा की जानकारी जुटाई गई। AI की मदद से अब इन कैमरों की फुटेज को तेजी से देखा जा सकता है और किसी व्यक्ति या गाड़ी की पहचान तुरंत की जा सकती है। ईरान पर लगे प्रतिबंधों की वजह से उसे अप टू डेट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलने में दिक्कत हो रही है। ईरान में कई जगह चीन से मिली डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया, या तो पुराने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया और कई जगह तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे हैकिंग का खतरा और बढ़ गया। ईरान में हजारों की तादाद में कैमरे लगाए गए थे ताकि विरोध प्रदर्शनों पर नजर रखी जा सके, लेकिन यही कैमरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए। 2021 से ही तेहरान के कैमरे कई बार हैक हो चुके थे। खबरों की माने तो 2022 में एक ग्रुप ने 5000 से ज्यादा कैमरों का डेटा लीक किया था। 2023 में ईरानी नेता ने यह भी कहा था कि कैमरे इजराइल के नियंत्रण में जा सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल ने तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को काफी पहले ही हैक कर लिया था और उनका डेटा अपने सर्वर पर भेज रहा था। इन कैमरों से लोगों की रोज की गतिविधियों, उनके रास्तों और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी मिल रही थी। AI की मदद से ये पता लगाया गया है कि कौन कहां जाता है और किसकी सुरक्षा कौन करता है। जाहिर है कि चीन के सामान ही ईरान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।